209 रोज फ्लेम्स और ब्लू फ्लेम्स का मुकाबला। मीरा और आरव दोनों ही शैडो एलिमेंट मैजिशियंस थे, इसीलिए वो एक साथ मिलकर अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को चकमा दे सकते थे। जब उनका दुश्मन उन पर हमला करने वाला था, तब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। अगले ही पल वो दोनों परछाइयों में गायब हो गए थे। वो दोनों चीता की तरफ बढ़ रहे थे, जो अब भी वाइन्स में कैद था। उनका दुश्मन जानता था कि वो अपने समन बीस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति से उन पर हमला करने लगा। उसने तुरंत अपनी प्लांट इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल किया और कंटिली वाइन्स को समन कर लिया ताकि चीता को भागने का कोई भी मौका ना मिले। साथ ही साथ आरव और मीरा भी वहां से भाग ना पाए। उनका दुश्मन बहुत चालाक था। वो अपने हमलों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिना उनके सामने आए। साफ था कि वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। एक तरफ अगर शाही गार्ड्स वहां पहुंच जाते तो आरव और मीरा के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसका ये छिपकर वार करने का फैसला सही था। मीरा लगभग एक एडवांस मैजिशियन बन चुकी थी और अगर वो मीरा के सामने आता तो मीरा आसानी से उसे हरा देती और वो दोनों वहां से भाग जाते। मीरा अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके भाग रही थी। इस स्पेल को इस्तेमाल करने में वो आरव से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। उसकी रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसकी शेडो कई शेडोज में बढ़ भी सकती थी। उसके इस एक्स्ट्रा शेडो ने उस प्लांट मैजिशियन को धोखा दिया था। जब तक मीरा अपनी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करती रहती, उसके दुश्मन को यही लगता कि वो उसकी और आरव की दोनों की परछाई थी। आरव पहले ही कंटिली वाइन से बाहर निकल चुका था। उसने अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया और जल्दी ही उस प्लांट मैजिशियन को ढूंढ लिया। कुछ देर बाद आरव ने मैजिक कोर्ट के एक इंटन को घास में छुपा हुआ देखा। उसके हाथ तेजी से जल रहे थे और उनके चारों तरफ हल्की हरी रोशनी थी। वहां लगातार प्लांट एलिमेंट, स्टार, पात्ज़र और नेबुला बन रहे थे। आखिरकार आरव को यह मानना पड़ा कि वो लड़की एक एक्सपर्ट है। प्लांट एलिमेंट पर उसका कंट्रोल श्रेया से भी ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आरव अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके उसके करीब आता जा रहा था। अब तुम बिना हिले डुले ही यहाँ रुकोगी? जैसे ही आरव ने मन में कहा, उसके पैरों के नीचे एक शेडो एलिमेंट नेबुला बनने लगा। कौन है वो? सच में एक एक्सपर्ट थी। जैसे ही आरव ने अपना नेबुला पूरा किया, उस लड़की ने शेडो एलिमेंट की मौजूदगी को सेंस कर लिया। मैं तुम्हारा काल हूँ, आरव ने शैतान वाली हंसी हंसते हुए कहा। आरव की उंगलियों में एक बड़ा शेडो स्पाइक आ गया था। उसने तुरंत उस शेडो स्पाइक को अपने दुश्मन की तरफ फेंका और वो जाकर सीधा निशाने पर लगा। बदतमीज लड़के, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, मैजिक कोर्ट की इंटन गुस्से में चिल्लाई। उसने तुरंत अपनी वाइन्स को आरव की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। वाइन्स आरव को जकड़ने ही वाली थी कि तभी उसे अपने सीने में कुछ लगता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उसे इस ठंडक का एहसास हुआ, वो ऐसे कांप उठी जैसे वो स्पाइक सीधा जाकर उसकी सोल में लगा हो। वो हिल भी नहीं पा रही थी। आमतौर पर जो स्पेल्स अपने शिकार के शरीर को जकड़ लेती हैं या कैद कर लेती हैं, उनका असर शिकार के दिमाग पर नहीं होता, लेकिन शेडो स्पाइक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेडो स्पाइक स्पेल शिकार के दिमाग को भी अपने काबू में कर सकती है। ये पहली बार था जब आरव ने शेडो स्पाइक की सेकंड लेवल स्पेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो इसका इस्तेमाल घास के मैदान में छिपी हुई किसी लड़की पर करेगा। उसकी बॉडी और माइंड दोनों ही आरव के इस स्पेल की वजह से कैद हो गए थे। वो लड़की कोई आवाज़ तक नहीं निकाल पा रही थी। आरव के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए उसने उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी उसे विराट काले सांप को धवल पहाड़ तक ले जाने में मीरा की मदद करनी थी। चलो, अब तुमसे तब मुलाकात होगी जब किस्मत चाहेगी, आरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और परछाइयों में गायब हो गया। वो लड़की अंधेरे में आरव को गुस्से से घूर रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो शेडो मैजिशियन उसे कैद कर देगा। मीरा के पास पहुंचने के बाद आरव ने देखा कि उसने चीता को कटीली वाइन से मुक्त कर लिया था। इसे काफ़ी चोट लगी है, हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा, मीरा ने चीता के पैरों के जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की तो सच में एक एक्सपर्ट है, उसने मेरे चीता को घायल कर दिया, आरव ने कहा। जो लोग मैजिक कोर्ट के इंटर्न्स होते हैं, तुम्हें उन्हें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो अपने एलिमेंट के एक्सपर्ट ही होते हैं, मीरा ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, आरव ने हाँ में सिर हिलाया। चीता के बिना ही वो दोनों अपनी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ रहे थे। उस इलाके में खास इंसानों से भी ज़्यादा लंबी थी और चांद की रोशनी में चारों तरफ परछाइयाँ भी बन रही थीं। इसलिए जब तक उन दोनों के पास भरपूर शक्ति थी, वो आसानी से अपनी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उन दोनों की परछाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दो हवा में उड़ने वाले पक्षियों की परछाइयाँ थीं और इसीलिए इतनी तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे। तभी लगभग 1 किलोमीटर दूर उन्हें हवा में पंख दिखाई दिए। भले ही वो अपनी शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उड़ने वाले मैजिशियन से भी तेज भाग सकते थे।
उन्हें पीछे देखकर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे ये मत कहिएगा कि विराट काला सांप सो गया है। क्या उन्हें उन पंख वाले मैजिशियन के बारे में पता नहीं चला? मुझे लगता है कि मैं उस लेवल के मैजिशियन से लड़ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, वो एडवांस मैजिशियन नहीं है। वो मैजिक कोड का एक इंटर्न है जिसने विंड विंग्स खरीदे हैं। वो कोई विंड एलिमेंट का एडवांस मैजिक नहीं है और दूसरा एक फ्लाइंग बीस्ट का समरन है, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनने के बाद भी आरव को राहत नहीं मिली। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैजिक कोड के एक इंटर्न के पास विंड इक्विपमेंट भी हो सकता है। आरव जानता था कि विंड इक्विपमेंट कितना महंगा होता है। इंटरमीडिएट रैंक पर किसी के पास विंड इक्विपमेंट होना मानो असंभव ही है। आरव तो ये सोच रहा था कि वो इंटर्न कितना अमीर होगा जो उसे इतनी कम उम्र में एक विंड इक्विपमेंट मिल गया था। ये एक कॉन्टेटेड रजपंख गोरैया है। ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ने वाले पीरियड में है, मीरा ने आसमान में उड़ते हुए उस बीस्ट को देखकर कहा। सर्वेंट क्लास से वॉरियर क्लास? आरव ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? मीरा ने जवाब दिया। आरव उन इंटर्न्स की शक्ति को देखकर दंग रह गया था। अगर वो रजपंख गोरैया सिर्फ सर्वेंट क्लास पर इतनी शक्तिशाली है तो आरव सोच भी नहीं सकता था कि जब वो एक वॉरियर क्लास पर पहुंचेगी तो कितनी शक्तिशाली होगी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि विराट काले सांप के स्ट्रांग सेंसेस की वजह से मैजिक कोड के असली मेंबर्स से बच गए थे, वरना वो तो उनका सामना भी नहीं कर पाते। आरव, मैं अभी कुछ ही दिनों पहले ही एडवांस रैंक पर पहुंची हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कुछ ही एडवांस लेवल स्पेल्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भी स्टार एटलस बुक की मदद से। मैं उस रेजरपंख और उस पर बैठे 3 इंटर्न्स का सामना करती हूँ और तुम उस विंड इक्विपमेंट वाले इंटर्न का सामना करो, मीरा ने कहा। ठीक है, मुझे वैसे भी उसके जैसे शो ऑफ करने वाले लड़कों से सख्त नफरत है, आरव ने कहा। आखिर उस लड़के के पास इंटरमीडिएट रैंक पर विंड एलिमेंट का इक्विपमेंट था और आरव को ऐसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों से सख्त नफरत थी। रेजरपंख गोरैया के पंख काफी मजबूत थे और नुकीले भी थे। वो उसकी पीठ पर लदे हुए किसी खंजर की तरह लग रहे थे जो रात की चांदनी में चमक रहे थे। तभी वो रेजरपंख गोरैया आसमान में अपना सिर उठाकर जोर से चिल्लाए। उसकी पैनी नजरें आरव और मीरा पर टिकी हुई थी। वो दोनों इस वक्त नहीं भाग सकते थे क्योंकि वो मैजिक कोड के इंटर्न उन्हें पकड़ लेते, इसलिए अब उनके पास उनसे लड़ने और उन्हें हराने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। जैसे जैसे वो रेजरपंख गोरैया उनके पास आ रही थी, मीरा को समझ में आ गया कि उनके दुश्मन बहुत सतर्क हैं। उन्होंने सीधा लड़ाई शुरू नहीं की। हरप्रीत सर, हमें अपना टारगेट मिल गया है, आप जल्दी बैकअप भेजिए, रेजरपंख गोरैया पर बैठे हुए इंटर्न ने ब्लूटूथ में कहा। बहुत अच्छे, अब बस उन्हें वहां रोक कर रखो और अगर भागने की कोशिश करें तो उनके पीछे जाना और उन्हें फिर रोकना। बस उन्हें धवल पहाड़ तक मत पहुंचने देना। हम वहां किसी भी तरह 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत ने कहा। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? ऋषित ने नीचे देखते हुए कहा। उसे जमीन पर एक लड़की और लड़का साफ दिखाई दे रहे थे। वो नर्वस महसूस कर रहा था। ये पहली बार था जब ऋषित एनफोर्समेंट यूनियन के किसी मिशन पर आया था। उसने सुना था कि इस मिशन का ऑर्डर सीधा मंत्री राजेश से मिला था, इसीलिए वो जानता था कि ये कोई आसान मिशन नहीं होगा। इसीलिए ऋषित उन टारगेट से डरा हुआ था जिसका वो पीछा कर रहे थे। मंत्री राजेश ने उनके पीछे अपने शाही गार्ड्स भेजे थे। इससे ये बात भी साफ थी कि वो कोई आम क्रिमिनल्स नहीं थे। वो लोग धवल पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, विंड इक्विपमेंट वाले आदमी ने कहा। उन्हें पहाड़ी तक मत पहुंचने दो, ये शाही गार्ड्स के हेड का ऑर्डर है, हमें उन्हें रोकना ही होगा, इंटन ने कहा। तो फिर नीचे उतरते हैं और उन पर हमला करते हैं, विंड इक्विपमेंट वाले लड़के ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसने अपने दुश्मनों की शक्ति के बारे में भी नहीं सोचा। देखने से तो इन लोगों की उम्र ज्यादा नहीं लगती, इनकी शक्ति कितनी होगी? नहीं, मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। वो बिल्कुल निडर था। उसने अपना विंड इक्विपमेंट डीएक्टिवेट किया और जमीन पर कूद गया। कूदते वक्त उसकी पूरी बॉडी फ्लेम में समा गई थी और नीचे गिरते गिरते ये फ्लेम्स और तेज होती गई। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई उल्का पिंड जमीन पर गिर रहा था। जब वो फायरबॉल जमीन पर आकर लगी तो कुछ ही पलों में वो फ्लेम पूरी तरह से बुझ गई। वो लड़का, जो कि ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए था, उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो उसी जली हुई जमीन पर खड़ा था और आरव और मीरा को ताव में आकर देख रहा था। अब तुम दोनों का सामना मुझसे, यानी कि जय शेखावत से होने वाला है, इसीलिए तुम दोनों को पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी अपने दुश्मनों पर दया नहीं दिखाता। फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। जय अब ठीक आरव और मीरा के सामने खड़ा हुआ था और फिर उसने अपनी फ्लेम्स को समन कर लिया था जिनमें उसका पूरा शरीर समा गया था। उसके फ्लेम के कलर के ऑरा से यह साफ समझ में आ रहा था कि उसका फ्लेम कोई आम फ्लेम नहीं था। आरव को यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। जो इंसान इंटरमीडिएट रैंक पर भी विंड इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकता था, तो फिर स्पिरिट ग्रेट फायर सीड अफोर्ड तो कर ही सकता था। आरव के लिए वो एक शक्तिशाली दुश्मन था। आरव ने मीरा को इशारा किया कि वो इस अमीर बाप की औलाद को संभाल लेगा। आरव, लेकिन संभल कर, ये जय शेखावत है,
शेखावत फैमिली का सबसे टैलेंटेड फायर मैजिशियन, मीरा ने धीमी आवाज में आरव को सतर्क करते हुए कहा। शेखावत फैमिली का नाम सुनकर आरव को कुछ याद आ गया। वो यही लोग थे जिनकी वजह से आरव को रोज फ्लेम पाने का मौका मिला था। मीरा वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई ताकि आरव को जय से मैजिक फाइट करने के लिए जगह मिल सके। उसे ऐसा करते हुए देखकर जय गुस्से से लाल हो गया। उसने आरव की तरफ नीची नज़रों से देखा और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? जय ने अपनी मन की शक्ति से पहले ही आरव के मैजिक कल्टीवेशन का पता लगा लिया था। उसके दुश्मन का मैजिक कल्टीवेशन उससे थोड़ा कम था। इंटरमीडिएट मैजिशियंस के बीच में जय अपने आप को अजय समझता था। उसे लगता था कि कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा, आरव ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी कमियां पता है, ये कहकर जय हंसने लगा। देखो, मेरे पास तुम्हें हराने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही हैं। आरव के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो जय के चेहरे पर थी। आरव जानता था कि शाही गार्ड्स लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। उन्हें वहां से भागने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही, इसीलिए जय को हराने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट ही थे। बदतमीज, मुझे होशियारी दिखाता है। जय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इंटरमीडिएट रैंक पर उसे कोई भी नहीं हरा सकता था और उसका दुश्मन उसे 15 मिनट में हराने की बात कर रहा था। यह तो उसकी इंसल्ट थी। गुस्से में जय ने पहला हमला करना चाहा। देखते ही देखते उसके पैरों के नीचे एक फायर एलिमेंट स्टार पाथ बनने लगा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्टार्स एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे थे, बल्कि स्टार पाथ्स एक दूसरे से जुड़ रहे थे। मतलब वो एक नेबुला बना रहा था। उसका नेबुला इतनी तेजी से बना था कि आरव को भी उसकी रफ्तार पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरे अरे अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरे पास एक खास तरीके की शक्ति है। मैं बहुत तेज रफ्तार से अपनी फायर स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जय को अपनी इस शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने खुद ही आरव को इसके बारे में बता दिया। आरव ने सोचा था कि उसकी मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करने की शक्ति अच्छी खासी थी, लेकिन उसके दुश्मन की रफ्तार तो चौंका देने वाली थी। जब आरव का आधा नेबुला बना था, तब उसके दुश्मन ने अपना फेरी फिस्ट आरव की तरफ फेंक दिया था। आरव के पास अपनी स्पेल को बीच में रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो तुरंत परछाइयों में चला गया और फेरी फिस्ट के निशाने से हट गया। वो फेरी फिस्ट आरव के चेहरे से बस थोड़ी दूर पर जाकर लगी। अगर वो कोई आम फ्लेम होती तो आरव अपनी जगह से हटे बिना ही उससे बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। आरव ने देखा कि जय की फ्लेम ब्लू कलर की थी। आखिर इसका फ्लेम ब्लू क्यों है? आरव ने मन ही मन सोचा। आरव ने एक बार फिर अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल किया और फेरी फिस्ट के हमले की रेंज से बाहर चला गया। आरव अपने दुश्मन के फ्लेम का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा था कि तभी जमीन से बहुत तेज गर्मी निकलती हुई महसूस हुई। उसकी आंच इतनी ज़्यादा तेज थी कि आरव को ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जल ही गए हों। जब आरव ने नीचे देखा तो पाया कि वो ब्लू फ्लेम उसके पैरों के नीचे फैल गया था और आसपास के पौधों में भी जैसे जैसे घास जलती गई, वो ब्लू फ्लेम फैलता गया। एक पल बाद आरव पूरी तरह से ब्लू फ्लेम से घिर चुका था। अच्छा, तो ये एक ऐसी स्पिरिट ग्रेट सोल सीड है जिसकी आग बहुत बड़े इलाके में फैल सकती है। ये ब्लू फ्लेम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आरव बुदबुदाया। उस ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर आरव की रोज फ्लेम जितना तो नहीं था, लेकिन उसे बुझाना बेहद मुश्किल जरूर था। वो ब्लू फ्लेम पूरे इलाके में फैल गई थी, इसलिए वहां परछाइयां भी नहीं थी कि आरव अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके उनमें छिप जाए। जब आरव ने देखा कि वो फ्लेम्स उसकी तरफ ही बढ़ रही हैं, तो उसने जमीन पर एक मुक्का दे मारा। आरव नहीं मानता था कि उसका रोज फ्लेम उस ब्लू फ्लेम से हार जाएगा। तुरंत ही आरव ऊपर से नीचे तक रोज फ्लेम में समा गया। जैसे ही उसने जमीन पर मुक्का मारा, उसके पैरों के नीचे भी फ्लेम्स आ गईं और ये फ्लेम्स सीधा उन ब्लू फ्लेम से जाकर टकराने लगी।